हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वन तथा वन्य जीव संसाधन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम वन तथा वन्य जीव संसाधन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखेंगे। वन तथा वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है उसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि भारत में वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं वन तथा वन्य जीव संसाधन किसे कहते हैं। ऐसी वनस्पतियां जो प्रकृति में अपने आप उगती हैं, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती है, यानी किसी भी प्रकार से मानव के मदद की ज़रूरत नहीं होती है इन वनस्पतियों को, जो प्रकृति में अपने आप उगती हैं। ऐसी वनस्पतियों को ही हम जंगल या वन कहते हैं और इनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें ही हम वन्य जीव कहते हैं, यानी वनों में रहने वाले जीव। ऐसे जीवों को ही हम वन्य जीव कहते हैं और ये वन ही इन जीवों का आवास है, यानी कि निवास स्थान इनका यही वन है। अब हम देखते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की स्थिति क्या है। तो हम देख सकते हैं कि भारत में जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां, फूलों की 15,000 और जानवरों की 90,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अब इतनी ज़्यादा जैव विविधता भारत में देखिए पाई जाती है। इसके अलावा बहुत तरीके की मछलियां, कवक, शैवाल, ये सारे पाए जाते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जितनी जैव उपजातियां पाई जाती हैं उसकी लगभग 8% यानी कि 16 लाख जो जैव प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। अब जबकि भारत में इतनी ज़्यादा जैव विविधता है तो भारत में इसके संरक्षण की भी बहुत आवश्यकता होगी, इसीलिए भारत में इसका संरक्षण किया जाता है। लेकिन पॉइंट वाइज हम लोग देखें कि आखिर इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि भारत में अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो किसी भी वन और वन्य जीवों की प्रजातियों में जो पाई जाने वाली विविधता होती है, उनके रेसेस में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें इन जीवों और इन वनस्पतियों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस बना रहता है और जितनी ज़्यादा विविधता होगी इकोसिस्टम में उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी वो उतना स्टेबल होगा और पारिस्थितिकी तंत्र जितना स्टेबल होगा वो उतना ही बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन के लिए आवश्यक जो संसाधन हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, ये कंटिन्यूअस बने रहें, इनकी स्वच्छता, ये स्वच्छ बने रहें, बिना पोल्यूशन के ये बने रहें, इसके लिए हमको वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो जल है वो हमेशा शुद्ध बना रहे, हमारा जो वायु है वो सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु हमको अवेलेबल हो, मिट्टी उपजाऊ बनी रहे, इसके लिए हमें वन और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पतियों और पशुओं में बेहतर जनन के लिए, आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हमें इन जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जो जीव जन्म लेगा उसको मरना है और मरने के बाद धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है। इसलिए अगर इनमें बेहतर प्रजनन होता है तो इनकी संख्या बनी रहती है और तब हम कह सकते हैं कि जो जैव विविधता है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वनों पर आधारित समुदायों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी कि बहुत सारी जनजातियां हैं जो वनों पर ही आधारित हैं, जैसे संथाल, मुंडा, बहुत सारी जनजातियां हैं
भील, गोंड, ये सारी जो जनजातियां हैं वो वनों पे ही आधारित हैं। उनके उन भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए पूरी तरीके से वनों और वन्य जीवों पे ही आधारित होते हैं। तो चूँकि ये उनका जीवन ही वनों से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इनको संरक्षित नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये जो जनजातियां हैं मानव की, वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए वनों पे आधारित ये जो मानव जनजातियां हैं, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। अब उसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए। वन्य जीवों का आवास क्या होगा? आवास है उनका वन, यानी जिन जंगलों में ये रहते हैं वही उनका आवास है। तो उन वनों को कटाव से रोकने के लिए या उनकी सुरक्षा करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रावधान किए गए, जिसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जीवों की किन किन जातियों की रक्षा करनी है, उनकी सूची बनाई गई। उसमें भी जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनकी एक अलग सूची बनाई गई, रेड लिस्ट करके, जिसमें उन जातियों पर जोर दिया गया जो बिल्कुल इंडेंजर्ड हो गई हैं, जिनको संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो संकट में आ गई हैं। इसके अलावा शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी पुराने ज़माने में शिकार खेलने का, क्रीड़ा का एक माध्यम हुआ करता था, तो अब उस शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि शिकार से भी बहुत ज़्यादा वन्य जीवों को हानि होती है। इसके अलावा वन्य जीवों के अधिवास का कानूनी रक्षण, यानी वन्य जीवों का जो आवास है, जो वन है, उनके अगर कटाव करते हैं या उनके आवास में छेड़छाड़ कहीं करते हैं तो कानून बनाए गए हैं, यानी उनकी कानूनी सुरक्षा दी गई है। प्रावधान तो किए ही गए हैं, साथ में कानून का भी सहारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त जंगली जीवों को मार के जो उसका अवैध व्यापार किया जाता है उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों ने इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार की स्थापना की, ताकि इन वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। अब केंद्र सरकार द्वारा कई सारी परियोजनाएं चलाई गई, जिनमें जो संकटग्रस्त जातियां थीं, जो गंभीर खतरे में पड़ी हुई जातियां थीं, उनको शामिल किया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, चित्र भी लगाया गया है, ये कौन कौन सी जातियाँ हैं। बाघ, उसके अलावा है एक सींग वाला गैंडा, साइड में पिक्चर लगाया गया है, यहाँ हम देख सकते हैं बाघ। यहाँ हम देख सकते हैं बाघ, इधर एक सींग वाला गैंडा। इस तरीके से लाइन से इनके नाम लिखे गए हैं और उसी तरीके से इनके पिक्चर भी लगाए गए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं एक सींग वाला गैंडा, जिसको संरक्षित करने के लिए परियोजनाएं चलाई गई। कश्मीरी हिरन या हांगुल जिसको कहते हैं, उसको भी संरक्षण के लिए परियोजना बनाई गई। मगरमच्छ, जो स्वच्छ जल में और लवणीय जल में रहते हैं, मगरमच्छ। इसके अलावा घड़ियाल, हम यहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर देख सकते हैं कि घड़ियाल का जो मुँह होता है वो लंबा होता है, जबकि मगरमच्छ का उसके कंपेरिजन में चौड़ा और छोटा मुंह होता है। इसके अलावा एशियाई शेर को भी इन परियोजनाओं में शामिल किया गया, जो संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन एक तरह का पक्षी है, हिम तेंदुआ जो हिम में रहने वाले जो बाघ होते हैं, उसको शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि पहले जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बने उनमें पशुओं के संरक्षण पे जोर दिया गया, लेकिन बाद में इसमें कीटों को भी शामिल किया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे कीटों की जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई, धीरे धीरे संकटग्रस्त हो रही हैं। इसीलिए वन्यजीव अधिनियम जो 1980 में 72 में लागू किया गया था, उसमें कुछ संशोधन किए गए 1980 और 86 में, और उसमें तितलियों की, पतंगों की, भृग, ड्रैगन फ्लाई आदि को संरक्षित करने के लिए उसमें उनकी भी सूची ऐड की गई,
जोड़ी गई ताकि इन जो कीट पतंगे हैं उनको भी संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा 1991 में फिर संशोधन किया गया और उसमें पौधों की भी ऐसी 6 प्रजातियों को डाला गया जो संकटग्रस्त हो चुकी थी, जो भारत में लगभग ख़त्म होने वाली थी। यहाँ उन पौधों के पिक्चर लगाए गए हैं। इसके अलावा देखते हैं बाघ परियोजना। तो भारत और नेपाल में अकेले पूरे विश्व का 2/3 यानी कि लगभग 70% बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं भारत और नेपाल। इसीलिए भारत और नेपाल जो भी गैर कानूनी या अवैध व्यापार होता है उसके टारगेट पे ये 2 देश रहते हैं, जिसकी वजह से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की जो संख्या 55,000 हुआ करती थी उससे घट के ये मात्र 1,827 यानी 1,827 रह गई। अब इसका कारण क्या था? एक तो पहले बताया कि इनका मार के अवैध व्यापार किया जाता था, तो व्यापार के लिए इनका शिकार किया जाता था, यानी बाघों का खाल और उनकी हड्डियों से औषधि बनाई जाती थी, जिसकी वजह से इन बाघों को मार के और इनका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा आवासीय स्थल का सिकुड़ना, बहुत सारी जो अवस्थापनात्मक जो तत्व हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की वजह से, सड़कों का विस्तार है या घर बनाने की वजह से या बहुत सारी जो परियोजनाएं चल रही हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से धीरे धीरे वनों का जो एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है, यानी कि इनका जो आवास स्थल है वन, वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन बाघों की संख्या भी धीरे घटती जा रही है। इसके अलावा शिकार आधारित भोजन की कमी, यानी बहुत सारी जो जनजातियां हैं जो पशुओं को ही अपना भोजन बनाती हैं, उनकी कमी हो जाने के कारण भी बाघों का फिर ये जनजातियां शिकार करती हैं और इनको मार के खाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव की बढ़ती जनसंख्या, की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्थल की कमी होती जा रही है, चाहे उसका घर बनाने के लिए, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भूमि की कमी हो रही है, और उसी कमी की वजह से ये वनों को काट के और इनकी जगह आवास या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो वन है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, और इन वनों के सिकुड़ने की वजह से ही बाघों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की, अब इनको सुरक्षित करने के लिए, इन बाघों को संरक्षित करने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जो 1973 में भारत में इसकी शुरुआत की गई, और ये विश्व की बहुत ही बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य केवल बाघ जैसे संकटग्रस्त जीव को बचाना ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण जैव विविधता को बनाए रखना है, क्योंकि अगर बाघ जैसे जो जीव हैं वो अगर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से निकल जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जो जीवों की एक विविधता बनी हुई है, संतुलन में बने हुए हैं, वो संतुलन ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ही इनको बचाने का प्रयास और भी पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत में बहुत सारे जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो स्थापित किए गए हैं, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क है, यहाँ हम देख सकते हैं उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हम देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। यहाँ पे हम असम में मानस देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, इधर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ राजस्थान में सरिस्का और केरल में यहाँ हम पेरियार देख सकते हैं, और पश्चिम बंगाल में यहाँ हम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं मैप में। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। शेष चैप्टर जो आगे के जो टॉपिक हैं 2-3, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।